दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, उनके ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, पहला अगर हम चैप्टर का नाम लेते हैं तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, यानी चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ने के लिए क्या क्या मिलता है, हम क्या क्या पढ़ें जो हमारे एग्जाम में इनसे सवाल बनते हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो एल्गोरिदम को हम लोग देखेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या होता है। इनके बाद हम लोग जो है देखने वाले हैं इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पे हम लोग दूसरा देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तीसरा क्या देखने वाले हैं, तो तीसरा हम लोग देखेंगे इसी में शांत और अशांत संख्या, यानी शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, और दूसरा देखेंगे इसी में अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। इसके बाद हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्या इसमें देखेंगे। भाज्य अभाज्य संख्या इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है, योगफल होता है, फिर आपका जो अंतर होता है, फिर भागफल होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे सभी को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसको हम हल करेंगे। तो अगर हम पहला सवाल में देखें तो पहला सवाल में क्या कर रहा है, पहले सवाल को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सवाल कर रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, यानी a बराबर कितना है 72 है, b बराबर 9 है, q बराबर 8 है, तो r का मान होगा, यानी r का मान जो है मुझसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात एल्गोरिदम होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम आपको बोले कि इस एक एक के कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर हम लोग जो है सवाल को देखेंगे। एल्गोरिदम होता क्या है, भाग एल्गोरिदम क्या होता है कि ये कुछ नहीं है, यानी एक गणितज्ञ है, गणितज्ञ का नाम है यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है, उन्होंने एक नियम दिए थे, उसी नियम के अनुसार इसको हमको हल करना है। जैसे हम लोग सिंपली जानते हैं कि भाग कैसे किया जाता है। भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाजक से भाग लगाते हैं, भाज्य में किसी भाज्य में हम लोग भाग लगाते हैं, और जितनी बार में लगता है उसको हम लोग भागफल करते हैं, उसको क्या कहते हैं भागफल कहेंगे। उसके बाद जो रेस्ट रह जाता है, या तो यहाँ जो रेस्ट बचेगा वो हमारा शेष या शेष फल कहलाएगा, शेष या शेष फल कहलाएगा। अब ध्यान देंगे कि हमारा जो भाजक होता है और शेष फल होता है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि भाजक जो है हमेशा बड़ा होता है शेष से, हमेशा शेष से बड़ा होगा। जैसे एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और समझाने की प्रयास करते हैं आपको। जैसे हम छोटा सा ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 3 है, 3 से भाग लगा रहे हैं हम, किस में, हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मान लीजिए 13 में लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 में जब लगाएंगे तो ये आप कितने बार में लगा सकते हैं। यहाँ पे हम पहले एक समझा देते हैं कि भाजक और है ना, भाजक जो है और शेषफल में क्या रिलेशन होता है। अगर हम यहाँ पे इसको 3 बार में लगा दें, सपोज कीजिए कि हम 3 बार में लगा रहे हैं, अगर हम 3 बार में लगा देंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ 13 में से 9 को घटाएंगे तो फिर 4 बचेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो भाजक है ये है भाजक। देखिए, जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाजक जो है ये क्या हो गया, छोटा हो जाता है, किससे, यहाँ शेषफल से। शेषफल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 और ये 4, तो 4 बड़ा हो जाएगा 3 से, जबकि ये गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरह से भाग लगाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि भागफल में एक नियम है कि हमारा भाजक जो होना चाहिए, ये भाजक जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, शेष से। शेष से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे शेष जो मुझे बचा है वो 4 है, जो कि यहाँ पे इससे बड़ा है, यानी भाजक से बड़ा है।
तो हम मेरे द्वारा दिया गया भाग जो है ये अभी गलत है। तो इसी को हम सही करेंगे कितने बार में, अगर हम 4 बार में लगा देते हैं, 4 बार में लगाएंगे तो 4 तिया 12। अब देखिए हमारा जो शेष आया, शेष क्या है, छोटा है किससे, भाजक से। भाजक अब आपका बड़ा हो जाएगा, शेष फल जो है आपका छोटा हो जाएगा। अगर शेष फल छोटा हो जाता है तब मेरे द्वारा दिया गया भाग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो है यानी भाग एल्गोरिथम क्या है, इसमें यूक्लिड साहब क्या बताए कि जो हमारा भाजक होता है, इसी को हम समझा रहे हैं, जो हमारा भाजक होता है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, इसको फिर समझिए, जहाँ पे 3 है इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया b। जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं उसको b कहा गया। कौन कहा, यूक्लिड साहब बोले कि जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको b कहेंगे, और जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं, जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं उसको a कहेंगे, और जितने बार में ये लग रहा है उसको q कहेंगे, और जो रह गया, जो बच गया, जो शेष फल है उसी को हम r कहेंगे। ठीक है, एक और नियम है कि भाजक बराबर में होता है ना, सॉरी, भाज्य बराबर में होता है, भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल, भागफल और जोड़ेंगे शेष को, शेष को जोड़ दीजिए तो हमारा भाज्य मिल जाता है, ये हमारा भाज्य मिल जाता है। इसी नियम पे यूक्लिड साहब क्या बोले कि जो हमारा यहाँ पे भाज्य है, भाज्य क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। a बराबर में भाजक, भाजक क्या है हमारा b, और भागफल क्या है, भागफल में है q, और प्लस में क्या है शेष में, शेष में मेरे पास बचा है r, तो a बराबर bq प्लस r। यानी ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष जो है इसी को यूक्लिड साहब क्या बोले, a बराबर bq प्लस r। और याद रखेंगे कि r हमेशा छोटा होता है b से। अब r क्या है, r है आपका शेषफल। ठीक है, ये हमेशा छोटा होगा किससे, तो आपके b से, यानी b क्या है, b है आपका भाजक। जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको भाजक कहा जाता है। तो ये नियम होता है, इस नियम के अकॉर्डिंग अब हमको r का वैल्यू ज्ञात करना है। अब मुझे पता चल गया कि r है क्या, चलिए इसको हम मिटाते हैं फिर हम बताते हैं। देखिए यूक्लिड साहब क्या बोले, a बराबर में bq प्लस r। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखिए a बराबर 72 दिया है, 72 रखेंगे बराबर में b का वैल्यू क्या है 9, q का वैल्यू क्या है 8, और जोड़ेंगे r को। देखिए ये 72 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 अगर देखेंगे तो 9 8 72 होता है। तो यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल का वैल्यू क्या होगा, यानी हम 72 में क्या जोड़े ताकि ये आपस में बराबर हो जाए, तो 0 जोड़ेंगे। अगर हम r का वैल्यू 0 रखते हैं तो फिर हमारा जो है ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू होगा 0 होगा, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, आप अगर r का वैल्यू अपने मन से, अगर यहाँ पे अगर हम 72 में 0 ना जोड़कर हम अगर इसको निकालने की कोशिश करें तो r रहने दीजिए, 72 को इस साइड भेजेंगे। देखिए ये 72 पहले से, ये 72 इधर आएगा तो 72 माइनस हो जाएगा। जैसे आप 72 को माइनस करते हैं तो फिर हमारा 0 आता है जो कि r के बराबर होगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि r का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जैसे जैसे सवाल आएंगे उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा सारे कॉन्सेप्ट को पहले हम बताएंगे, फिर आगे हम उस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम, फिर वही सवाल है, बस डाटा को चेंज कर दिया गया। a बराबर दिया है 72, b बराबर 9 और q बराबर 8 दिया है, तो r का मान फिर से मांगा जा रहा है। चलिए इसको भी हल करते हैं। अभी जस्ट बताए थे a बराबर में होता है bq प्लस में r। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 73 प्लस b का वैल्यू क्या है 9 और q का वैल्यू क्या है 8, और शेषफल यानी r का r ही रहेगा 73, और यहाँ पे देखेंगे तो 9 8 72 होता है। 72 में यानी कितना जोड़े 73 हो जाए, तो यानी कहने का मतलब है कि r का वैल्यू अगर हम 1 रख दें, r का वैल्यू 1 रख दें, यहाँ पे 1 डाल दें, r का वैल्यू अगर 1 रख दें तो 73 हो जाता है। इस साइड भी 73 और इस साइड भी 73। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन, यानी कहने का मतलब डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आंसर r का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आंसर डी होगा। ठीक है, अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल कर रहा है कि a बराबर bq प्लस r में HCF AB और HCF जो है डॉट डॉट के बराबर है। ये पूछा जा रहा है कि किसके यानी बराबर है। तो चलिए इनको हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए फिट बैठता है। देखिए
यहाँ पे हमको यूक्लिड एल्गोरिथम दे दिया है कि a बराबर में बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस में आर है। इसके बाद कहा है कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी, ये किन के यानी कौन किसके एचसीएफ के बराबर होगा, ये पूछा जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं कि ए और बी की जगह पे हम कुछ मान लेते हैं, कुछ मानकर उनको बनाते हैं, फिर हम समझेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बराबर जो है मेरे पास ए बराबर 27 है, ठीक है, और बी बराबर हम मान लेते हैं कि 12 है। ए बराबर कितना है 27 है और बी बराबर कितना है 12 है। चलिए इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, इन दोनों का एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। पहले यहाँ पे हम भाग देके आपको दिखाते हैं। अगर हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो देखिए 12 से भाग देंगे 27 में, तो कितने बार में लगाएंगे, 2 बार में, तो बच जाएगा कितना, यहाँ पे 24 होगा, यानी बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3। ये 3 जो है यही हमारा आर है, ये हमारा आर होता है। फिर इससे हम डिवाइड करेंगे, इस आर से डिवाइड करेंगे किस में, इस 12 में, यानी कहने का मतलब कितने बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ निकला, एचसीएफ कितना निकला, 3 निकला। किसका, जब हम 27 और यहाँ पे अगर हम कह दें एचसीएफ ऑफ यानी 27 12 का एचसीएफ कितना निकला, तो 3 निकला। देखिए 27 और 12 का एचसीएफ कितना निकला, 3 निकला है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में अगर देखें, यहाँ पे देखिए हम इसको एक बार फिर समझा देते हैं कि 12 से भाग दिए 27 में, 2 बार में लगा, उसके बाद 3 बच गया, 3 जो बच गया ये रिमाइंडर है, और ये जो आप 2 बार में लगाए इसी को हम लोग क्यू कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन करा है बी आर, दूसरा करा है क्यू आर, और करा है ए क्यू, और फिर करा है यहाँ पे बी क्यू। एक एक ऑप्शन को लेते हैं और फिर उसका एचसीएफ निकालते हैं। जैसे यहाँ पे कहा बी और आर, तो बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम बी का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे। बी का वैल्यू हमारा क्या है, या तो आप यहाँ से बी कहें या आप यहाँ से कहें, बी का वैल्यू 12 है, तो 12 ले लिए, बी का वैल्यू 12। उसके बाद क्या कहा, यहाँ पे कहा आर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 3। यहाँ देखिए आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हम आर का वैल्यू 3 लेंगे। ये हमारा बी है, ये हमारा आर है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, क्या इन दोनों के एचसीएफ इनके एचसीएफ के बराबर है या नहीं है, देख लेते हैं। देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। जैसे हम 3 से भाग देंगे बड़ी संख्या में, ये लग गया, 4 बार में लग गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि 12 और 3 का जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि 3 से ही लग गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कहने का मतलब ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है, तो अभी हम आपको बता दिए कि हम ए बी लिए हैं, ए बी लिए हैं, तो ए बी को जो हम डिवाइड करते हैं तो आर बच जाता है 3। फिर हम बी और आर का जब हम एचसीएफ निकालते हैं, बी और आर का, देखिए बी और आर का एचसीएफ निकालते हैं तो वो भी 3 आता है। तो इस साइड भी 3 आ गया एचसीएफ और इस साइड भी 3 आ गया एचसीएफ, यानी ये एक दूसरे को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शन बी लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। देखिए क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू आ गया 2, क्यू का वैल्यू है 2, ये हमारा क्यू है। उसके बाद देखिए आर, आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू है 3, आर का वैल्यू है, यहाँ पे आर रख देते हैं, आर का वैल्यू है 3। क्या इन दोनों का एचसीएफ लग रहा है, इन दोनों का एचसीएफ जो है 3 आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा, इसीलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका तो एचसीएफ निकला है 3, इसका एचसीएफ निकला है 3। जब इसका एचसीएफ 3 निकला है तो इसका भी एचसीएफ 3 निकलना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए संतुष्ट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए और बी निम्न में किसके बराबर होंगे। तो देखिए रियल नंबर में ही, यानी कहने का मतलब एक यानी फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि दो संख्याओं का, देखिए क्या कहा जाता है कि दो संख्याओं का ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट है दो संख्याओं के एलसीएम है ना गुना एचसीएफ, दो संख्याओं के एलसीएम है ना गुना एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं के
दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। अब देखिए ये समझते हैं हम लोग क्या बोले भाषा में, और इसी को हम समझते हैं। कहा कि यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ, अगर हम एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं तो ये किन के बराबर होंगे? जो दो संख्याओं आपको दिया है उसका जो आप एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि हमारा जो एलसीएम है, देखिए यहाँ पे एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम कौन सा संख्या है? ए और बी का। देखो ए और बी का, तो संख्या ए और बी होगा। इसका गुणनफल किसके? एचसीएफ। किस नंबर के? इसी नंबर का। एचसीएफ भी यही नंबर है। तो ये नंबर जो ए और बी है, क्या कि ये दोनों किन के बराबर? ए और बी के बराबर नहीं होंगे, ए और बी के ही बराबर होंगे। याद रखेंगे, इनके ही बराबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए गुना बी के बराबर होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मोसो 25 और लोसो 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। जस्ट अभी बताया आपको कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इन्हीं दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकाल लें। क्या निकाल लें? एचसीएफ निकाल लें, और दोनों को गुना कर दें तो आपस में ये बराबर हो जाता है। आपस में ये क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे जो है मान लीजिए यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का पहले एलसीएम निकालिए फिर एचसीएफ निकालिए। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो देखिए 2 को आप क्या लिख सकते हैं? समझाते हैं। यहाँ पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 5 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 को भी हम लिख सकते हैं 5 गुना 1। एक ऐसे लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए लिए। देखिए एचसीएफ जो होता है वो संख्या होता है जो दोनों में आ जाए। तो दोनों में देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं, 1 1 आ रहा है तो केवल इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ निकल गया। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वो संख्या होता है जो दोनों में अगर आ जाए तो एक बार लेंगे, अन्यथा सभी संख्या को लेंगे। जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लेंगे। 1 आप ले या ना ले, 1 से गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इसमें है, 5 उसमें नहीं है, फिर भी लेंगे। और दोनों को गुना कीजिए, कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखिए क्या कहा है कि दोनों संख्या को गुना कीजिए और एलसीएम गुना एचसीएफ कीजिए, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए मेरे पास संख्या क्या था? 2 और 5। 2 और 5 को गुना कीजिए और इन 2 और 5 से हमारे पास जो एलसीएम आया वो लिखिए 10, उसको गुना कीजिए एचसीएफ से। एचसीएफ कितना आया? देखिए एचसीएफ आया 1। गुना करके देखिए दोनों आपस में बराबर होगा, तो 5 गुना 10 अब बराबर में 10। देखिए आपस में बराबर हो गया। तो कहा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दिया क्या है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। दिया यह है कि मोसो कहते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ जो है आपके पास कितना है? 25 है। और लोसो कहते हैं एलसीएम को। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 50 है। कहा है कि दोनों संख्याओं का, यानी तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दे दिया है 50, एचसीएफ कितना दिया है? 25। दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1250। दोनों को गुना करेंगे तो 1250 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेष शून्य आता है तब उस चरण का भाजक कहलाता है। तब उस चरण का भाजक क्या कहलाएगा, ये कहा जा रहा है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कुछ संख्या से भाग दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 से भाग देंगे, 12 से भाग दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं? तो हम दे देते हैं मान लीजिए 29 में। 29 में हम दे रहे हैं, या हम ले लेते हैं 35 ले रहे हैं, 35 में भाग दे रहे हैं। यहाँ पे हम 35 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। ठीक है, 35 में हम भाग दे रहे हैं तो 12 दूना 24 होता है। 24 लगा दीजिए। अब घटा लीजिए, ये आ जाएगा आपको 11। ठीक है, 11 से फिर हम भाग लगाएंगे किसमें? इस 12 में लगाएंगे, तो 11 इकाई 11, बच गया 1।
अब इस 1 से भाग लगाएंगे इस 11 में, कितने बार में लगेगा, ये आपका 11 बार में यानी लग जाएगा। 11 बार में ये कट गया, कट के यानी 0 आ गया, कट कर दीजिए या 0 कर दीजिए। तो ये पूछा जा रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में शेषफल शून्य आ जाता है, देखिए इस क्रम में क्या है, शेषफल शून्य आ गया। जब आ जाता है तब उस चरण के भाजक को क्या कहेंगे, तो ये जो भाजक होता है ना, जिस संख्या से पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसी को हम मोसो कहते हैं, यानी एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया, तो HCF कहते हैं, या इसी को हम हिंदी में मोसो यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के अंतिम चरण जिस चरण में यानी 0 आ जाए, उसका जो भाजक होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, मोसो कहलाता है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो सिंपल सी आपको याद रखना है कि यूक्लिड का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब भी प्रयोग करते हैं, तो एक ही मकसद होता है कि इससे हमको मोसो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोसो यानी HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए केवल और केवल हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कौन सी संख्या, एक जो है कौन सी संख्या है। तो चलिए एक के हम ऊपर बात कर लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। यहाँ पे करा है भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हमको देना है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब ढूंढते हैं। एक के बारे में जब भी हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो हम अभाज्य संख्या को जान लें कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है ना, जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। और 2 फैक्टर में भी कौन होता है, तो एक होता है 1 और एक होता है ना, एक होता है खुद, है ना, एक होता है खुद। यानी एक और खुद से अगर किसी संख्या में भाग लग रहा है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये 5 है, 5 में आप किस किस संख्या से भाग लगा सकते हैं, या तो 1 से भाग लगेगा, या ये खुद 5 से ही इसमें भाग लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगा सकते। अगर ऐसा आ रहा है कोई संख्या तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि उसमें 1 से या खुद से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए क्योंकि 1 कहा है, तो क्या 1 में आप किससे किससे लगा सकते हैं, 1 से, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अब जब इसमें केवल एक ही संख्या से लग रहा है, क्योंकि इसका अगर अभाज्य संख्या होता तो दो संख्या से भाग लगता, लेकिन इसमें एक ही संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन ए जो है आपका नहीं होगा। अब चले आइए भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम कंपोजिट नंबर के बारे में बताएं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए। जैसे है ना, आपको एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हम 4 की बात करें, 4 में किससे आप भाग लगा सकते हैं, 1 से भाग लग जाएगा पूरे में, 2 से भाग लगा सकते हैं पूरे में, और 4 से भी भाग लगा सकते हैं पूरे में। अगर हम 6 की बात करें तो 6 में 1 से भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग लगा सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं और 6 से भाग लगा सकते हैं। तो जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो यानी 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 6 क्या है, भाज्य संख्या है। इनके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं भाज्य संख्या होती है, लेकिन हम लोग करेंगे विचार 1 पे। 1 क्या आपका भाज्य संख्या है, ये केवल 1 से ही लगेगा, इसके अलावा किसी संख्या से लगेगा ही नहीं। इसका मतलब 1 जो है आपका भाज्य संख्या भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से एक तर्क निकलता है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, इससे भी एक और सवाल बनता है। इसके बाद आ जाइए हम लोग सहअभाज्य संख्या में। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है,
तो सआभाज्य संख्या में कहा जाता है कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए, जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए उसी को हम सआभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि मेरे पास 2 है और 3 है, दोनों का अगर एचसीएफ निकाले तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1, और इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो देखेंगे इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। जब दो संख्याओं का एचसीएफ यानी 1 आ जाता है उसी को हम कहते हैं सआभाज्य संख्या, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखेंगे अगला सवाल। देखिए सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है, यानी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, तो फिर आप नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है। चलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है ए और बी सआभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि, अभी जस्ट बताए थे कि दो संख्या सआभाज्य संख्या कहलाएगा कब, जब उनके बीच का एचसीएफ केवल और केवल 1 आ जाए। तो उनका जो एचसीएफ आना चाहिए यानी मोसो जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, मोसो 1 आना चाहिए, यानी हिंदी में मोसो कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी एचसीएफ कहते हैं। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए उसी को कहते हैं सआभाज्य संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिए कहता है निम्न में कौन सा युग्म सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या देख लीजिए, जिन दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ 1 आ जाएगा वही हमारा सआभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ पे अगर देखें 9, ऑप्शन ए को देखें 9 और 16, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 यानी 9, 1 भी डाल दीजिए। ठीक है, 16 को हम क्या कर सकते हैं, 16 को कह सकते हैं यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब बताइए इन दोनों के बीच कौन सा कॉमन है, ये दोनों, इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो केवल एक ही तो ऐसी संख्या होगा ना जो दोनों में आए। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन ए सही आ रहा है। एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन बी और सी को भी देखते हैं, क्या ऑप्शन बी सी डी इसमें भी कोई है। जैसे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5। उसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को कह सकते हैं 4 गुना 5, इतना ही कर लीजिए फिलहाल के लिए। तो यहाँ देखिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5, यानी एचसीएफ यहाँ पे आ रहा है 5। हम क्या बताए थे कि अगर एचसीएफ 1 आएगा तभी कहलाएगा सआभाज्य, अगर आपका एचसीएफ 1 नहीं है तो फिर आपका सआभाज्य संख्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ में 1 नहीं बल्कि 5 है, इसीलिए ये आपका सआभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन अगर हम इसमें देखें सी को देखिए तो क्या है, यहाँ पे अगर सी को देखा जाए तो 21 और 84 है, 21 और क्या है 84। देखिए 21 है, 21 को अगर हम 21 ही कह दे, फिलहाल के लिए 21 ही कह दे, और 84 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 21 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ है 21 आ रहा है, तो ये भी आपका सआभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ हमको चाहिए यानी कॉमन, दोनों में कॉमन 1 चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 के अलावा 21 आ रहा है। इस तरह से अगर 13 देखेंगे और 52 देखेंगे तो दोनों में 13 का यानी कॉमन डिफरेंस है, यानी 13 13 चौके 52, तो ये भी आपका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ होने के लिए 1 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे सआभाज्य होने के लिए 1 होना चाहिए, यहाँ पे जबकि 13 आ रहा है तो आपका सआभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तब ए बराबर में बी क्यू प्लस आर है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन है वो सही है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए जो है आपका 6 है, बी जो है आपका 3 है, 3 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 नहीं, कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इसमें है ना शेषफल आ जाए। तो हम ले लेते हैं 2 3, इसी को हम चेंज कर देते हैं, 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो 3 बार में 6 और बच जाएगा 1, शेषफल आपका यानी R 1 हो गया, Q आपका 3 हो गया, B आपका जो है 2 है और A आपका 7 है। अब करा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए एक चीज तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक हम ये दे दिए आपको कि हम 6 में ही भाग लगा दिए, तो 2 तिया 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि हम आपको एक चीज बताए थे कि R हमेशा छोटा होता है B से,
आर हमेशा छोटा होता है बी से। देखिए आर या आर जो है बी से छोटा है, क्योंकि बी आपका 2 है, आर 1 है। यहाँ पे देखिए आर 0 है, बी आपका 2 है, तो आर हमेशा छोटा होता है बी से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर का कौन सा यानी वैल्यू जो है यहाँ पे सही होगा। तो देखिए आर का जो मान होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, आर का जो मान होगा या तो आपका 0 हो जाएगा, या आर का मान जो होगा वो छोटा होगा किससे, बी से, बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर का जो मान होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब आर का मान 0 है। यहाँ देखिए आर का मान 1 है तो यानी 0 से बड़ा भी है, तो आर का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा आर का मान जो होगा बी से छोटा होगा, बी से छोटा होगा। देखिए किस ऑप्शन में ये दिया गया है, किस ऑप्शन में है, 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा। देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर का मान जो है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम भाग दिए थे तो 1 आया, 1 क्या है 0 से बड़ा है, और यहाँ पे भाग दिए तो 0 आया, यानी आर का मान 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखेंगे। कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जहां ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ए बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है एक्स वाई स्क्वायर के रूप में, जहां एक्स तथा वाई अभाज्य संख्या तथा वाई क्या है, अभाज्य संख्या है, तब ए और बी का एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालने के लिए याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, है ना, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं यानी मोसो ज्ञात करने के लिए, जब भी कहेगा कि ज्ञात करना है और दो संख्या दिया हो, जैसे 8 है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास जो है 32 है, 8 और 32 है, तो दोनों का अगर हम यहाँ पे पावर के रूप में लिखे तो 2 पे पावर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है। अगर हम 32 के बारे में बात करें तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अगर हम 2 पे पावर 5 कर देते हैं तो 32 के बराबर होगा। जब भी आपको इस तरह से दे दे और आपसे एचसीएफ पूछ दे तो है ना, यहाँ पे आपको देखना है कि बेस अगर आपका बराबर आ जाए तो सबसे कम पावर जिस पे होगा वही आपका एचसीएफ होगा। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ की बात कर लेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 3 आएगा, यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा यानी एचसीएफ 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, है ना, बेस बराबर कीजिए, बेस बराबर कर रहे हैं, इस पे कितना पावर 1, जिस पे कम पावर है उसको लीजिए। तो जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स पे पावर 1 आ जाएगा, उसके बाद वाई पे दोनों पे यानी 2 ही पावर है तो वाई पे पावर 2 होगा। देखिए किस ऑप्शन में एक्स और वाई स्क्वायर है, किस ऑप्शन में एक्स और वाई स्क्वायर है, ऑप्शन आपका बी है। इस तरह से आपका एचसीएफ जो होगा एक्स वाई स्क्वायर निकल आएगा। चलिए इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा है यदि x बराबर 2 पे पावर, देखिए x बराबर क्या दिया है 2 पे पावर 3, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है गुना 3 गुना 5 पे पावर 2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो y का वैल्यू दिया हुआ है 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, ठीक है। तब पूछा जा रहा है कि x और y का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ x y, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए अभी जस्ट बताए थे, हम सबसे लोएस्ट यानी जो है पावर को लेंगे। देखिए इस पे 2 पे पावर 3 है, इस पे 2 पे पावर 2 है, जो छोटा होता है वही लेंगे, 2 पे पावर 2 लेंगे गुना 3 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो हम छोटे वाले पावर को लेते हैं, तो 3 पे पावर 1 को लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं। 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 को 3 से गुना कर दीजिए यानी 12 होगा। किस ऑप्शन में 12 है, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको भी हल कर लिए। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है कि 2 क्रमिक या क्रमागत का मतलब होता है लगातार यानी कंटिन्यूअस सब संख्या का मोसो बोले तो एचसीएफ क्या होगा। देखिए कहा लगातार होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 12,
इस तरह से संख्या आता रहेगा। ये लगातार संख्या है। इसमें से किसी दो संख्या को उठा लीजिए, क्योंकि ये लगातार है। किसी दो संख्या को आप चाहे तो ये उठा लीजिए, या ये उठा लीजिए, या ये उठा लीजिए, कोई भी ले लीजिए। हम यहाँ पे 6 और 8 ही ले लेते हैं, 6 और 8 ले लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का कह रहा है कि मोसो कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। देखिए भाग विधि अगर लगाएंगे तो 6 से भाग देंगे 8 में, एक बार में लग जाएगा, बच जाएगा 2, 2 से फिर भाग लगाएंगे 6 में, लग जाएगा 3 बार में, और कट के ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एचसीएफ 2 आ गया। अब भाग विधि द्वारा ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इसी 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। और एचसीएफ वो होता है जो दोनों में आ जाए। तो दोनों में क्या आ रहा है, केवल ये 2 आ रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें अब नहीं है, इसलिए आपका एचसीएफ 2 हो जाएगा। या आपको याद भी रखना है कि दो क्रमागत सम संख्या का जो एचसीएफ होता है हमेशा 2 होता है। ये बिल्कुल सत्य है, आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का मोसो, उस वक्त था सम संख्या, इस बार जो है आपका विषम संख्या है। विषम संख्या में क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9, 11, 13 इस तरह से आता रहेगा। किसी दो संख्याओं को लीजिए, उसका एचसीएफ निकालिए। जैसे हम यहाँ पे 1 और 3 ले सकते हैं, या हम कोई और ले लेते हैं, जैसे 9 और 11 ले लेते हैं, 9 और 11 लेते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 1 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम 11 को क्या लिख सकते हैं, तो 11 गुना 1। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में आए, जो दोनों में आए। तो दोनों में क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है और कोई संख्या नहीं आ रहा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 इसमें, 11 इसमें नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। हमेशा याद रखेंगे कि जब दो क्रमागत विषम संख्या रहेगा तो एचसीएफ आपका 1 होगा, लेकिन सम रहता तो फिर आपका 2 हो जाता। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है यहाँ पे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ है। तो देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभी जस्ट बताए थे कि भाज्य संख्या वो होता है, भाज्य संख्या वो होता है जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए। जैसे 4, देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 1 में केवल एक ही नंबर से भाग लगेगा, 2 में 1 और 2 से ही लगेगा, 3 में 1 और 2 से ही लगेगा, यानी 3 से ही लगेगा। लेकिन 4 की बात जब भी करेंगे तो 4 में जो है किससे किससे लग रहा है, 1 से, 2 से और 4 से। जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसका मतलब है कि मेरा पहला जो भाज्य संख्या है वो है 4। और ये भी पूछा भी सबसे छोटी, तो इसका मतलब सबसे पहले आया है तो सबसे छोटा होगा। इसके बाद अगर 6 आएगा तो 6 देखिए 4 से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो मेरा 4 है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसमें केवल 2 संख्या से भाग लगता है। जैसे 2, देखिए 2 में 1 से और खुद 2 से लग रहा है, और सबसे छोटा यही है। इससे आगे बढ़ेंगे तो 3, देखिए 2 से बड़ा हो जाएगा 3, जबकि 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ पे छोटी, ये हो गया छोटी भाज्य संख्या, और फिर हम लिखेंगे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा आपका 2। अब कह रहा है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, या 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 कर दीजिए, इसमें भी 1 डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दोनों में आए उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, यानी मोसो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा, 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ 1 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 2 होगा। इसको आप याद रखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल है, ये हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो याद रखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। अगर यहाँ पे अपरिमेय भी दे देता तो फिर भी आपका आंसर जो होता चेंज नहीं होता। परिमेय बोल दे या अपरिमेय बोल दे, आपका जो आंसर होगा अनेक होगा। यहीं पे आपका लिखा रहेगा अनंत, अनंत भी होता है, अनंत हल होंगे।
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो भी लिखा रहे आप उसे आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे कहता है शब्द एल्गोरिथम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। तो एल्गोरिथम जो है किसके द्वारा लिया गया है, ये आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस दिया हुआ है, यहाँ पे थेल्स दिया हुआ है, आर्यभट्ट दिया है, अल ख्वारिज्मी दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा अल ख्वारिज्मी, ठीक है। अल ख्वारिज्मी से एल्गोरिथम लिया गया है, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1/3 ... संख्या है। क्या है 1/3? 1/3 जो है ये कौन सी संख्या है, ... कौन सी संख्या है। देखिए 1/3 जो है अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है ये आपका परिमेय संख्या है, जिसको हम p/q के रूप में लिख दें। जो p/q के रूप में आ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि √3, क्या कहा जा रहा है, √3, ध्यान देंगे। चलिए सवाल को हल कर लेते हैं। कहा जा रहा है √3 बटे में √4 एक डैश संख्या है। ये कौन सी संख्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ऊपर में क्या है, रूट यानी 3 है, नीचे में क्या है, √4 है। तो 4 का यानी √4 है, तो इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि √3 बटे में 2। अब देखिए एक आपका परिमेय संख्या, नीचे में परिमेय संख्या। इस पे यानी 1-2 बात आप जान लीजिए कि परिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय ही कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या और नीचे में दे दे परिमेय संख्या। क्या दे दे, परिमेय संख्या। जैसा कि यहाँ पे है परिमेय संख्या, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। या आपको ऐसे दे देता, परिमेय को ऊपर कर देता, अपरिमेय को नीचे कर देता, फिर भी आपका रिजल्ट जो है अपरिमेय ही आता। या अगर आपको आपसे ऐसे कह देता कि एक परिमेय संख्या है यानी अपरिमेय संख्या है, इसको हम जोड़ देते हैं परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या को किस में जोड़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या में। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या इसमें से घटा भी लेता फिर भी आपका क्या आता, अपरिमेय ही संख्या आता। या इसको आपस में गुना भी कर देता फिर भी आपका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता। एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, दोनों को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे या भाग के रूप में दे दे, आपका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि π/2 क्या है। यानी π/2 जो है, π/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे कि देखिए जब भी आपसे कह दे कि पाई जब कह दे तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अब पाई जब अपरिमेय संख्या है, अब इसके साथ पाई के साथ, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, अभी हम जस्ट बताए थे कि अपरिमेय संख्या के साथ कुछ कोई भी चीज को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। याद रखना है इस बात को कि अपरिमेय संख्या बोल दे या पाई बोल दे, क्योंकि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को किसी में जोड़ दीजिए या अपरिमेय संख्या में से किसी संख्या को घटा दीजिए, अपरिमेय संख्या को किसी संख्या से गुणा कर दीजिए या अपरिमेय संख्या में, है ना, आप किसी संख्या से भाग दीजिए, रिजल्ट हमेशा आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे π/2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर ऐसे रहता 2π फिर भी अपरिमेय संख्या, अगर ऐसे रहता π+2 फिर भी अपरिमेय संख्या होता, अगर ऐसे रहता π-3 या 2 ही कर लीजिए, कुछ भी रहता फिर भी अपरिमेय संख्या ही होता, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। कई बार बच्चे यानी जो है यहाँ उलझ कर रह जाते हैं, जैसे 22/7 कर देते हैं। 22/7 क्या है, तो तुरंत वो अपरिमेय संख्या मार देते हैं। ये गलती नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, नंबर दिया है, वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ना कि पाई दिया है, पाई नहीं दिया है, इसीलिए ये आपका परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अगर इसके जगह पे अगर कर देता पाई, इसके जगह पे अगर पाई कर देता, पाई लिख देता, फिर हमारा अपरिमेय हो जाता।
याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पे कह दें कि बताइए 23/7 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या। अब इसी की जगह पर अगर 22 कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू बिल्कुल नहीं है, जब तक यहाँ पे आपसे ना कर दे कि पाई बराबर 22/7। याद रखेंगे। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब ये कहता है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का स्वरूप है। सम क्या है? सम पूर्णांक। याद रखेंगे कि सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सम, यानी इवेन नंबर होना चाहिए। तो इवेन नंबर के लिए रूल क्या है? किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में, याद रखिएगा, किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में, लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या जुड़ा हो, है ना, 2 0 या 2 या 4 या 6 या 8, है ना, जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा। इस रूप का अगर होता है तो वो जो होगा वो हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होना चाहिए? अगर जुड़ा हुआ है 0 2 4 6 8 जुड़ा हुआ है तो वो हमारा सम संख्या होगा। अब चलिए ऑप्शन पे जाते हैं और समझते हैं। यहाँ पे केवल m दिया है, क्या लास्ट में कुछ जुड़ा हुआ है ना? किसी भी पूर्णांक, या m जो है कोई भी पूर्णांक है, जब m कोई पूर्णांक है तो इसका मतलब है m जो होगा आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। m का वैल्यू जो होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। याद रखेंगे, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। और सम पूछा जा रहा है तो देखिए, इसके जगह पे 1 भी हो सकता है, इसके जगह पे -1 भी हो सकता है, इसके जगह पे 3 भी हो सकता है, इसके जगह पे 4 भी, 6 भी हो सकता है। तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सही नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर m का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 ले लें, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन जैसे m का वैल्यू 2 लेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3। जबकि हमें हर एक कंडीशन पे सम आना चाहिए था, लेकिन ये सम और विषम दोनों आ रहा है, तो ऑप्शन आपका बी भी सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2m दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम m का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं फिर भी 2 मिलेगा, इसके जगह पे अगर हम 2 ले लेते हैं, m की जगह पे 2 ले लेते हैं तो 4 मिलेगा, m की जगह पे 3 ले लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। और हर एक कंडीशन पे आपको क्या मिल रहा है? सम संख्या मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, किसी भी संख्या को अगर हम 2 से गुना कर दे, कोई भी संख्या हो अगर 2 से गुना कर दे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? आपका सम संख्या बन जाता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इस बार विषम पूर्णांक बोला है। देखिए, सम के लिए आपको क्या बताए थे? किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ये सम आ जाएगा। किसी भी संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, सम आ जाएगा। किसी भी संख्या में 2 से गुना करके आप इसके अंदर क्या जोड़ सकते हैं? 0 0 2 4 6, अगर 8 जोड़ देते हैं फिर भी आपका सम संख्या आएगा। क्या आएगा? सम संख्या आएगा, क्योंकि ये 2 गुना है, उसके बाद कुछ भी जोड़िए आपका क्या आएगा? सम आएगा। लेकिन किसी भी संख्या को 2 से गुना कर दीजिए और उसमें जो है आप 1 3 5 7 9 जोड़ दीजिए, इसमें से कोई भी संख्या जोड़ दीजिए, फिर आपको वो विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो देखिए कि 2m प्लस, यानी 2m कर दे, m की जगह पे ABCD में से कुछ भी कर दे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, उसके बाद q है और 1 कर दिया है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोले हैं कि 1 हो जाए या 3 हो जाए या 5 हो जाए या 7 या 9 हो जाए, इस पांचों में से कोई एक हो जाएगा, इसका मतलब वो विषम संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल गुणनखंड के 5 का घात होगा। देखिए 625 है, 625 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है और 5 का घात कितना वो पूछा जा रहा है। 5 से भाग लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 5 गुना 10 और 5 गुना 5 25 होगा। 5 से फिर भाग लगाएंगे तो 5 गुना 10 और 5 गुना 5 25 होगा। उसके बाद 5 से लगाएंगे तो 5 गुना 5 25 होगा। 5 से लगा दीजिए एक बार में, यानी यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, यानी 5 जो है 5 पे 4 बार पावर आ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे कि 5 का घात होगा। 5 का घात कितना होगा? तो 4 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में
3 का घात होगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 5 से ही लगा दीजिए, 5 7 35, अब 35 बच जाएगा आपको 3, 5 6 के 30 बच जाएगा 2, और 5 गुना 5 25, फिर 5 से लगा दीजिए, 5 इकाई 5 बच जाएगा 2, 5 गुना 5 25 बच जाएगा 1, 5 तिया 15। ठीक है, इसके बाद लगाते हैं यहाँ पे हम 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, उसके बाद 3 इकाई 3। ठीक है, उसके बाद 3 से निकालते हैं 17 तिया 51 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो 3 पे पावर केवल और केवल 2 आएगा, और देखेंगे किस ऑप्शन में 2 है। ऑप्शन नंबर ए में 2 है, हमारा आंसर ऑप्शन यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की पहचान अभी हम बताए थे आपको पिछले सवाल में, पिछले सवाल में बताए थे कि वैसी संख्या जिसमें केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो, और वो कौन संख्या हो, 1 हो और खुद हो। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या है। 12 में देखेंगे तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, और 12 से भी लगेगा इसमें भाग। ये हो नहीं सकता। 15 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 75 में भी नहीं हो। आपका 23 ऐसी संख्या है जो 1 से और खुद 23 से ही भाग लगेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। आज का आखिरी सवाल देखेंगे, और इसके और सारे सवाल को अगले यानी हम लोग दूसरे पार्ट में यानी अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आज का आखिरी सवाल यानी निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि इसमें कौन सा आपका अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आज जितने भी सवाल को हम लोग डिस्कस किए आप समझे होंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछें। हम अगले वीडियो में आपका उस कमेंट का यानी जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और सीखते रहें।